आज हम बेटा इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा, उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे, कि रेलवे के क्या इम्पोर्टेंस रहे थे। तो पहला इम्पोर्टेंस था रेलवे का, इट हेल्प इन कीपिंग अ चेक ऑन फेमाइंस बाय फैसिलिटिंग मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स। देखो क्या हुआ, अब ना ग्रेन्स होता है अनाज, अनाज को पूरे देश में लाना इन ले जाना बहुत ज्यादा आसान हो गया, जिससे सूखे में कमी आई। सूखा मतलब क्या होता है, पहले अकाल पड़ जाया करते थे, अब रेलवे के डेवलप होने से इसमें अकाल में बहुत ज्यादा क्या होगी बेटा, कमी आ गई। ठीक है, क्योंकि अनाज को हर कोने कोने में पहुंचाया जाने लगा रेलवे के द्वारा। दूसरा था, इट एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। देखो इससे क्या हुआ कि अब जो पीपल थे वो काफी दूर दूर तक ट्रेवल कर सकते थे। ठीक है, एंड देयर बाय ब्रेक जियोग्राफिकल कल्चरल बैरियर। इससे क्या हुआ बेटा कि उनका जो जियोग्राफिकल और कल्चरल जो बैरियर था वो ब्रेक डाउन हो गया। पहले देख क्या होता था, जब रेलवे डेवलप नहीं हुई थी तो उस टाइम पे क्या था कि जैसे मान लो कोई बंदा कश्मीर में रहता है, अब रेलवे नहीं है तो कन्याकुमारी नहीं जा सकता, कोई गुजरात नहीं जा सकता। लेकिन रेलवे के आने से लोग दूर दूर के जो स्टेट होते हैं वहां पे जाने लग गए, जिससे उनका जो कल्चरल जो बैरियर था वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गए थे। कल्चर्स क्या होते हैं, जैसे आप देखो कश्मीर का जो कल्चर अलग है, पंजाब का कल्चर अलग होता है, और साउथ के जो कल्चर होते हैं अलग होते हैं। लेकिन जब लोग एक दूसरे के स्टेट में जा रहे हैं तो इससे क्या हो गया, कल्चरल बैरियर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है बेटा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट था अब इंक्रीज होने लग गया, क्योंकि रेलवे के आने से अब जो बेटा सप्लाई थी इसकी गुड्स की वो बाहर के देशों में भी होने लगी थी, इसलिए इंडिया के जो एक्सपोर्ट थे वो बढ़ने लगे थे। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी इंडिया का क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन बॉम्बे में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। जूट इंडस्ट्रीज डेवलप इन कलकत्ता में जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई। और टी प्लांट इन असम, और असम में टी प्लांट क्या हुआ बेटा, डेवलप हुए। किसके आने से, रेलवे के आने से। किसके आने से बेटा, ये रेलवे के आने से सब हुआ था। ठीक है, मैंने फेमाइज में सूखे में कमी आई थी, और आपका जो जियोग्राफिकल और कल्चरल जो बैरियर था वो ब्रेक हो गया था। हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या हुई बेटा, डेवलप हुई। जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज हो गई बॉम्बे में, जूट इंडस्ट्री होगी कोलकाता में, और टी प्लांटेशन हो गया आसाम में, क्या हुआ बेटा, डेवलप हो गए। देखिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। देखो हमने पढ़ा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया का पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया, शोषण किया, लेकिन उनके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी इंडिया पर रहे थे। वो कौन कौन से इफेक्ट थे, देखिए। पहला इफेक्ट दिया हुआ है, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखो रेलवे के आने से, देखो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे रोड वगैरह को डेवलप किया, उससे ट्रांसपोर्ट थोड़े बहुत अच्छे हुए थे। तो लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवे ओपन न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और सोशल ग्रोथ के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली थी। किसके बेटा, किसके आने से, रेलवे के आने से या रोड्स वगैरह के डेवलप होने से। दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन था, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। देखो क्या था, जब जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में नहीं आए थे तो बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन किया जाता है। उस टाइम पे पैसा नहीं चला करता, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अब यहाँ पे एक मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट किया। मॉनेटरी सिस्टम में हम क्या होता है कि हम एक वस्तु की एक वैल्यू होती है, किसी भी गुड्स की एक वैल्यू होती है, उसको दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कि बेटा आप कोई साबुन खरीद रहे हो, वो साबुन किसका होता है, कितने रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है। तो ये जो सिस्टम था यानी मॉनेटरी सिस्टम, वो किसने स्टार्ट किया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। लिखा हुआ है, द ब्रिटिश रूल हेल्प इन द ट्रांसिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखो क्या था, उन्होंने बार्टर सिस्टम को किसमें चेंज कर दिया, मॉनेटरी सिस्टम में चेंज कर दिया। तो ये भी इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट रहा इंडिया की इकोनॉमी पर। तीसरा दिया हुआ है, इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। देखो जब ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडिया से गए थे, अपनी कंट्री ब्रिटेन में गए थे, तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप पूरी तरह से छोड़ दिया था। आगे देखिए, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया लेफ्ट अ legacy of the efficient system administration which is serve as ready रॉकएवर फॉर द पॉलिटिशियंस एंड प्लानर्स। देखो क्या हुआ कि जब ये देश आजाद हुआ तो ये उनको इतना नहीं सोचना पड़ा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो पहले से ही हमारे देश को पूरा चला रहे थे। लेकिन यहाँ हम इंडिया के जो पॉलिटिशियंस थे उनको बहुत ज्यादा इससे क्या हो गया बेटा, आसानी हो गई। यहाँ पे देखिए, लेगेसी का मतलब क्या होता है, लेगेसी का मतलब होता है बेटा विराम लगाना। ठीक है,
और रॉ के वर्ग का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो ये अनुमान लगा लिए किया कि उनों से जो एडमिन सिस्टम था बहुत अच्छा हमारा चला। ठीक है, देखिए बेटा इसके बाद चौथा फायदा क्या हो, चेक ऑन फेमाइंस। पीछे बताया था कि रेलवे के डेवलप होने से सूखे वगैरह में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, तो ये भी उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया। ठीक है बेटा, क्या देखा गया, पॉजिटिव इफेक्ट उनका देखा गया था। ये लिखा हुआ है रोड्स एंड रेलवे हेल्प द कीपिंग अ चेक ऑन अकरेंस द फेमाइंस। वही था कि बेटा अब जो ग्रेन्स वगैरह थे, अनाज वगैरह थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया, जिससे फेमाइंस मैंने सूखे में कमी आई, अकाल बहुत कम पड़ा करता इसके बाद, रेलवे के डेवलप होने के बाद बेटा। ठीक है, पांचवा पॉइंट दिया है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब देखो क्या हो बेटा, रेल आपने पीछे पढ़ाया था मैंने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया था, यानी एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर दिया था बेटा, यानी सेल के लिए यूज किया गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट इन द इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। देखो क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन से क्या हुआ, हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई, बहुत ज्यादा बढ़ गई बेटा, इंक्रीज हो गई। वो क्यों क्यों इंक्रीज हो गई, द एग्रीकल्चर ग्रेजुअली केम टू एक्सेप्ट द प्रॉफिटेबल वेंचर रेदर देन द। देखो पहले क्या था कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब कृषि का व्यापारीकरण हुआ, मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, इससे जो जो भी बेटा क्रॉप्स थी उनको मार्केट में बेचा जाता था, उनका एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे हमें काफी मात्रा में फायदा मिला। तो ये भी उनका एक पॉजिटिव फैक्टर रहा था कि उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उनके जमाने में हमारी बढ़ चुकी थी। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब देखो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आप एक बार देख लीजिए। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है दादा भाई नेरोजी, VKRV राव, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज एंड RC देसाई वाज नोटेबल इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट द इंडियन पर कैपिटा इनकम एंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। देखो ब्रिटिश पीरियड में ये कुछ इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इनके नाम बता दे, दादा भाई नेरोजी हो गया, VKRV राव हो गया, विलियम डिग्बी हो गया, फिंदे सिराज हो गया, RC देसाई ने केवल इन्होंने ही सोचा पर कैपिटल इनकम को मेजर करने का, और भी कोई इकोनॉमिस्ट इसको मेजर नहीं कर पाए। 5 इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने पर कैपिटल इनकम मेजर करने की थोड़ा कदम उठाया। ठीक है, आगे देख सकते हैं ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड नियरली 85। देखो जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में नहीं आए थे तो उसमें उस टाइम पे 85% जो हमारी बेटा जो पीपल थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे। विलेज में किससे डिपेंड थे, वो डिपेंड थे एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंड थे बेटा, एग्रीकल्चर पे। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है द टाटा एंड वो टिस्को एंड टाटा आयरन स्टील जो कंपनी थी बेटा, वो सबसे पहले 1907 में लगाई गई थी जमशेदपुर बिहार में। ध्यान ना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टिस्को की स्थापना कहाँ पे हुई, टिस्को कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी बेटा। तो सबसे पहले जो टिस्को थी बेटा वो 1907 में जमशेदपुर बिहार में उसका सेटअप किया गया था। चौथा पॉइंट दिया हुआ है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर मेनली डोमिनेटेड ऑफ कंट्री नेमली महाराष्ट्र एंड। देखो यहाँ पे जो कॉटन एंड टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी वो दो ही जगह पे ज्यादा फैली हुई थी, एक तो महाराष्ट्र में, एक गुजरात में। दोबारा बता रहा हूँ, कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल्स थी बेटा वो ज्यादातर कहाँ, उसका डोमिनेंट कहाँ था, वो सबसे ज्यादा कहाँ फैली हुई थी, महाराष्ट्र में एंड गुजरात में वो फैली हुई थी, उनका डोमिनेंट था उस जगह पर। इसके बाद दिया हुआ है बेटा 5 पॉइंट जूट मिल्स आर डोमिनेटेड बाय द फॉरेनर्स पर मेनली कंसंट्रेटेड इन बंगाल। देखो जो जूट मिल सबसे ज्यादा कहाँ पे थी, वो बंगाल में थी, इसका ध्यान रखना। डोमिनेट मतलब होता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे थी, वो बंगाल में। छठा पॉइंट दिया हुआ है द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इज 1869 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मेड बाय एक्सिस द इंडियन मार्केट। देखो इजिएस्ट, अब देखो क्या था कि पहले ब्रिटेन को इंडिया में आने के लिए घूम के आना पड़ता था, लेकिन 1869 में सुएज कैनाल मैंने सुएज एक नहर थी, वो सीधा ब्रिटेन को इंडिया से जोड़ती थी। अब वहां से जो ब्रिटेन का जो माल था उसको लाना ले जाना बहुत ज्यादा आसान हो गया, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी बेटा उस टाइम पे कम हो गई सुएज नहर के कारण। ध्यान रखना कब इसकी ओपनिंग हुई थी, 1869 में। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 7 पॉइंट दिया है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। देखो सबसे पहले जो जनगणना थी वो कब हुई थी, 1881 में। ध्यान रखना एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट हमारी जो सेंसस थी कब हुई थी बेटा, वो ब्रिटिश काल में हुई थी 1881 में। इसका दिया 1921 को हम 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो जनसंख्या थी हमारी पॉपुलेशन थी बहुत तेजी से बढ़ी। ठीक है, 1921 को क्या कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इसका नाइन्थ पॉइंट दिया हुआ है बर्थ रेट।
देखो मैंने पीछे मैंने लास्ट पीछे जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि मैं बर्थ रेट के बारे में आपको आगे बताऊंगा क्या होती है बर्थ रेट। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 ईयर, तो एक साल में 1000 में से कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं बेटा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बर्थ रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000, यानी 1000 में से कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं एक साल के अंदर, उसे कहा जाता है बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होती है, द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000, यानी 1000 व्यक्तियों में से कितने लोग मर रहे हैं एक साल के भीतर, उसे डेथ रेट कहा जाता है बेटा। 1000 व्यक्तियों में से कितने लोग मर रहे हैं एक साल के भीतर, उसे क्या कहते हैं बेटा, डेथ रेट कहते हैं। और होता है लास्ट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या होता है बेटा ये, द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रिएक्टिंग 1 ईयर एज पर 1000 लीवर्स इन ईयर। देखो क्या आता है बेटा इसमें कि ऐसे बच्चे जो जो जन्म तो लेते हैं, 1000 में से जन्म तो ले रहे हैं एक साल के भीतर, लेकिन जो एक साल से पहले मर जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रिएक्टिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लीव बर्थ इन ईयर, ठीक है। इट्स कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जो जन्म तो ले रहे हैं लेकिन एक साल से पहले मर जाते हैं, तो कहते हैं उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहीं पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या होता है बेटा, खत्म होता है। तो इसमें जो भी डाउट हो आप बिल्कुल बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो, इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना, उसको रिवाइज कर लेना, और क्वेश्चन जो होंगे इसके इंपोर्टेंट वो आपको मैं वो भेज दूंगा, उसकी प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है।